लास्ट क्या था? ये है आपकी एक्चुअल सॉल्युबिलिटी। नहीं समझ में आया? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर जाने थे, ठीक है? तो पहले एक पार्ट में आप याद करो, एक पार्ट में, चाहे सॉल्युबल के पार्ट में याद करो, चाहे इनसॉल्युबल के पार्ट में याद करो। चाहे सॉल्युबल के पार्ट में याद करो और चाहे इनसॉल्युबल के। तो देखो एस ब्लॉक के मैक्सिमम कंपाउंड क्या है? डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर एस ब्लॉक का जो नहीं डिसॉल्व होता उन्हीं को याद करो बस। वो है बाइकार्बोनेट, वो भी सोडियम का। कौन सा? और यही कारण है साल्वे प्रोसेस से इसको बना लिए थे, पोटेशियम को नहीं बना पाए। पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम को पूछा जाता है, उसका रीजन वही था। तो सारे एस ब्लॉक कंपाउंड लगभग क्या है? समझ में आ गया? एस ब्लॉक के सल्फाइड भी सॉल्युबल है। एस ब्लॉक के सल्फाइड भी क्या है? सॉल्युबल है। नाइट्रेट सारे, अमोनियम का हर एक साल्ट चाहे जो हो डिसॉल्व हो जाएगा। नाइट्रेट सारे, एमिनोफोर सारे, SCO3 में आपको बताया ही थे कि सॉलिड फॉर्म मिलता ही नहीं कुछ लोगों का। वो कौन कौन थे? भूल गए? हाँ ठीक है। सारे मेटल हैलाइड भी सॉल्युबल होंगे। एक चीज नहीं लिखा, सारे सिल्वर साल्ट इनसॉल्युबल होते हैं सिवाय GNO3 के। ऑल सिल्वर साल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन AgNO3 ओनली क्या होता है? सॉल्युबल होता है। समझ में आ गया? ठीक, बस यही है। क्लियर हो गया ये पूरा?
हाँ जी, बैठ गए अपने अपने जगह। ओए बस, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। बॉन्ड क्यों बनते हैं और स्टेबिलिटी कैसे आएगी? धन्यवाद। बॉन्ड बनने की कंडीशन है, बॉन्ड बन क्यों रहा है? स्टेबल होने के लिए। और स्टेबल की क्या कंडीशन है? कि किसी भी तरह वो ऑक्टेट कंप्लीट करें। क्या करें? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो कौन कौन सा काम करते हैं? पहला हाँ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड और शेयरिंग दो तरह की। अगर दोनों ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है तो इक्वल शेयरिंग कहलाएगी और उससे बना हुआ बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और अगर सिर्फ एक ने ही प्रोवाइड किया है, किसी एक एटम ने, और वो दोनों के बीच काउंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस शेयरिंग को कहेंगे अनइक्वल और उससे बना हुआ बॉन्ड क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? ठीक है, बाप बेटे के बीच का रिलेशन आयनिक है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रांगली बॉन्डेड। चेक करना है तो किसी के बाप को बोल के देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कितना स्ट्रांग बॉन्ड है। ठीक है। ये बिजनेसमैन के बीच का बना हुआ बॉन्ड है, कुछ तुम मिलाओ कुछ हम मिलाएं। और ये बहुत जबरदस्त बॉन्ड ये भी है, तुम्हारे और तुम्हारे यहां की नौकर का। तो उसमें क्या होता है, वो घर के हर उस सामान को यूज करता है जो आप यूज करते हो। पानी पी रहा है वहीं का, खाना भी खा रहा है, जो तुम खा रहे हो वही खा रहा है, सारी सुविधाएं, बशर्ते मालिक कैसा है देखना पड़ेगा। लेकिन अधिकार उसका किसी पे नहीं है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन जब कोई चीज वो एक होगी, या ऐसे उसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हो, जैसे एक ही जगह पे दो लोग रहते हो, साइकिल एक के पास है, एक की कोचिंग सुबह है, एक की कोचिंग शाम है, एक यूज कर रहा है सुबह भी, एक दूसरा यूज कर रहा है शाम को, लेकिन साइकिल तो किसी एक की है। किसकी है ये पता चल जाएगा जिस दिन दोनों क्लास एक टाइम लग गई। चलो ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन कंडीशन ऑक्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। ऐसे भी बॉन्ड है जहां इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं होते। एच बॉन्ड तो दो ही बताए, और फिर बता डालो, सारे नाम बता दो। आयन के साथ डाइपोल, डाइपोल के साथ डाइपोल, आयन के साथ नॉन पोलर के बीच वाला, और डाइपोल के साथ हाँ वही नॉन पोलर वाला, तो इंड्यूस हो गया ना। और एक नॉन पोलर के बीच का भी। गुड।
तो ये है नॉन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, सिर्फ देखने से ही अट्रैक्शन हो जाए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, अपोजिट पोल डेवलप हो जाए, पोलरिटी आ जाए, बस क्या हो जाएगा। बॉन्ड का मतलब सिर्फ क्या निकला फिर उससे, बॉन्ड का मतलब हो गया फिर सिर्फ अट्रैक्शन। क्या हो गया, समझ में आया। तो अगर उसमें ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है साथ साथ, क्या हो रही है, ओवरलैपिंग, तो ऑर्बिटल की अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और कोऑर्डिनेट बनेगा, लेकिन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ही भेज दिया गया तो वो आयनिक है। तो सबसे पहले आप ये जानो कि होता क्या है, किस तरह से बॉन्ड बनने लगता है। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और साथ में होते हैं न्यूट्रल न्यूट्रॉन। नाम लेते हो एटॉमिक मास और ऐड करते हो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करते। इलेक्ट्रॉन का मास रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता, सही कह रहे हो, मास की बात कह रहा हूं, चार्ज की नहीं। एक प्रोटॉन का मास कौन बताएगा, 18 एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के मास का कंपैरिजन मुझे चाहिए। ये एक डिजिट सही आ रही है, बाकी सारे डिजिट गड़बड़ है। 1836 या 1837, 1837 ठीक। तो 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए पूरे का वेट करो तो भी उतने आएगा जितना इस न्यूक्लियस का वेट करो, इसलिए इसी न्यूक्लियस के वेट को ही हमने क्या नाम दे रखा है, एटॉमिक मास। समझ गए। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से कहने का मतलब जिंक का एटॉमिक मास भी वही है जो Zn+2 का है, 2 इलेक्ट्रॉन चले भी गए तो वही रहेगा। समझ गए। ये रहा दूसरा न्यूक्लियस। अगर इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस के बीच में सेम चार्ज होने से रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन का सिंबल ये होता है, दोनों एरो एक दूसरे के साइड, रिपल्सन का ये होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच भी रिपल्सन होगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से तब तो बॉन्ड बन जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है फोर्स ऑफ रिपल्सन से तो वहां बॉन्ड नहीं बनेगा। बस वही हो गया, जिसका ऑक्टेट या डबलेट पूरा है He2 नहीं बनाएगा, लेकिन Cl और Cl मिलेंगे तो Cl2 बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, क्लियर हो गया। ठीक, समझ गए। तो क्या वही मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं जिनके ऑक्टेट पूरे हों? ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज जब पढ़ाऊंगा, ऑड इलेक्ट्रॉन, बैक बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, डाइमर, ये सब जो आएंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने के बाद फिर से रिफॉर्म होते हैं कि और स्टेबल होने के लिए जो चीजें करते हैं उनके हैं ये नाम। AlCl3 एग्जिस्ट करता है लेकिन बाद में डाइमर में चला जाता है। BCl3 एग्जिस्ट करता है, बैक बॉन्डिंग लेके चला जाता है। अगर उस बैक बॉन्डिंग को इग्नोर करो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। समझ गए। ये तो हुए 3 तरह के बॉन्ड। आजकल इनके ग्राफ से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे जैसे ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे, हटाओ, जैसे जैसे ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, आपको बता चुका हूं 8 तक एक दूसरे के रेंज में, आउटर सेल में, जब तक 8 नहीं हुआ है तब तक तो ये हो रहा है जो आपने कहा। तो 8 के बाद ऐसा क्या होने लगता है, 8 के बाद ये होने लगता है, कौन डोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। समझ में आया। क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में स्टेबिलिटी का मेन क्या है 8 से कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है,
8 है तो दोनों इक्वल हैं, और 8 से ज्यादा होने लगा तो रिपल्सन। तो ग्राफ से देखा जाए, ये पोटेंशियल एनर्जी, यहां एक एटम आ रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जैसे ही अट्रैक्शन के रेंज में आएगा ये अट्रैक्शन बढ़ना चालू होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव की ओर जा रही है। ये यहां पर अट्रैक्शन मैक्सिमम है, ये स्टेबल कंडीशन है, और जब अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। उसी समय इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का नाम आपने क्या दे रखा है? बॉन्ड लेंथ। यानी बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ वो डिस्टेंस होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। यानी HCl की 3 डिस्टेंस अगर दे दी जाए, ये पूछा जाए HCl का बॉन्ड लेंथ क्या है, समझ गए? क्लियर? तो जब आप A से B की ओर आ रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ये सारी लाइन लिखी जाएगी। B पर मैक्सिमम हो गया, लेकिन B से जब C जाने लगे तो अंदर एक दूसरे के ज्यादा भेज रहे हो, यानी आउटर मोस्ट सेल में दोनों के इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होने लगे। अब 8 से ज्यादा कैसे हो रहे हैं, दिमाग में रखो। 8 अगर आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन क्लाउड मानोगे तो सब एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन को पॉइंट चार्ज मानोगे तो सीधे आपका 8 से 8.25 नहीं होगा, 8 के बाद सीधे क्या मिलेगा? 9 होगा, तो 9 इधर होगा तो 9 उधर होगा, सीधे 18 होगा। तो पार्शियल शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, आप इसको क्या मानो? क्लाउड। 8 kg गैस दिमाग में रखो। तो जब 8 kg गैस का या 8 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक दूसरे न्यूक्लियस के अंदर आ गया तो सबसे स्टेबल फॉर्म है, उससे ज्यादा आने लगा स्टेबिलिटी कम होने लगी। लेकिन इतना स्टेबल वो पहले ही हो चुका है कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा होने से नुकसान नहीं होने वाला, कि इतनी एनर्जी आप रिलीज कर चुके हो। अनस्टेबल होने के लिए पहले इतनी दो, 0 आओगे तब तो अनस्टेबल होगे। इसलिए पहले क्या होता है, यहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसके बाद 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने लगा इस रेंज में, फिर भी स्टेबल है। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी। अनस्टेबल कहां से चालू होगा? और उसके बाद एक स्थिति ऐसे आएगी कि लाइन ये सीधे जाएगी पैरेलल। क्यों? क्योंकि यहां न्यूक्लियस न्यूक्लियस से टच कर गया, और जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस से टच गया तो न्यूक्लियस, रदरफोर्ड कह चुके हैं, रिजिड। समझ गए? वैसे तो आपके पास बहुत सारी व्यवस्था है, रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, और ज्यादा प्रेशर दे करके फ्यूजन करा देते हैं। 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर पर। लेकिन आप बॉन्ड में ही रहो, एटम को एटम ही रहने दो, दूसरे एलिमेंट में मत कन्वर्ट करो, क्योंकि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के फ्यूज होते ही प्रोटॉन मैच कर जाएगा ना, एक साथ हो जाएगा, नया न्यूक्लियस बन जाएगा, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? तो एलिमेंट चेंज हो गया। तो आप सिर्फ बॉन्डिंग में बात कर रहे हो, तो यानी एलिमेंट का उसी फॉर्म में ही रहने दो। समझ में आया? तो जब उसी फॉर्म में आप रहने दे रहे हो तो एक बार वहां तक जब लेके आओगे तो जब वहां पे वो टच करेंगे तो अब रिजिड बॉडी टच कर रही है, इसीलिए फिर ये डिस्टेंस, यानी ये आपका बताता है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। अगर एक जैसे एटम है तो क्या है? डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है। आ गया समझ में? फिर से एक बार सारी चीजें इसको ध्यान से देख लो। जब ये एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो जब नजदीक आ रहे हैं तो ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तब तो नजदीक आने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना नहीं बढ़ेगा तो वो भी, क्योंकि दोनों ही F(q1 q2 by r2) है। तो r कम हो रहा है तो बढ़ेंगे तो दोनों, लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा। जब अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कब तक बढ़ता है? 8 तक। जब इसके बाउंड्री में या आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, फुलफिल हो गए, तो वो मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन है। 8 से ज्यादा होने लगे, स्टेबिलिटी कम होने लगी, यानी रिपल्सन डोमिनेंट होने लगा, रिपल्सन बढ़ने लगा ज्यादा, जितना बढ़ना चाहिए क्या? अट्रैक्शन। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बढ़ने लगा। यहां से यहां तक रिपल्सन ज्यादा बढ़ रहा है, अट्रैक्शन नहीं। यहां से यहां तक अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, उतना रिपल्सन नहीं बढ़ रहा है। समझ में आ गया ये चीज? बॉन्ड लेंथ। और उसके बाद जब पैरेलल लाइन चलने लगी तो इसका मतलब हो गया कि वो आते 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 एक दूसरे का सॉलिड फॉर्म, यानी न्यूक्लियस को जब टच कर गया तो अब और अंदर नहीं जा सकता। समझ गए? क्लियर? ये ग्राफ से क्वेश्चन था। फिर
इसमें सबसे पहला नाम आता है आयनिक बॉन्ड। क्या आता है सबसे पहले? आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा छोटे बच्चों वाला, आउटर मोस्ट में 281, इसके पास 287। अगर किसी के पास एक या दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसे कहा जाएगा मोर देन ऑक्टेट, और किसी के पास एक या दो ही कम है तो उसे कहा जाता है शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर कर देते हैं, ये बना लेते हैं सोडियम आयन, ये बन जाते हैं क्लोराइड आयन। इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम ही आयनिक बॉन्ड। क्या नाम है? आयनिक बॉन्ड। तो अगर चार्ज से कम है तो ज्यादातर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, अगर चार्ज से ज्यादा है आउटर मोस्ट में तो एक्सेप्ट करते हैं। बेहतर ये होगा कि आप ये मानो कि एस ब्लॉक जनरली क्या बनाते हैं? आयनिक। वो जो दो लोग हैं डायगोनल रिलेशनशिप वाले, उनको किनारे करना है हमेशा, उधर लिथियम उधर बेरिलियम, है ना? वैसे लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम तक ये जाता है। कहां तक जाता है? मैग्नीशियम तक। तो आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है? एक के पास शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट, दूसरा मोर देन ऑक्टेट। डेल्टा ईएन का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो, इसको फॉलो कौन नहीं करता? HF और बेरिलियम के हैलाइड्स। ठीक है, समझ में आया? आयनिक बॉन्ड की कंडीशन हो गई बनने की, आयनिक बॉन्ड की कंडीशन हो गई। सारा एस ब्लॉक का जो भी तुम्हारे दिमाग में मेटल आ रहा है उसके ऑक्सीजन फैमिली से या हेलोजन फैमिली से आप जोड़ दो आयनिक कंपाउंड। समझ में आ गया? बहुत बड़ी बड़ी एसिड तुम चाहे जितना देख रहे हो कोई टेंशन नहीं, उसको सोडियम के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, आयनिक साल्ट। H2SO4 दोनों हाइड्रोजन हटाओ, सोडियम डाल दो। HNO3 हाइड्रोजन हटाओ, सोडियम डाल दो। समझ गए? CH3COO Na। कहीं भी सोडियम फिट किए। अब जैसे आ गया Na2HPO4, तो अगर ये टूटेगा तो कौन कौन सा आयन मिलेगा आपको? Na2HPO4 मेटल अलग बाकी अलग, ऐसे याद रखना है। तो Na प्लस अलग और HPO4 माइनस अलग। कौन सा बॉन्ड सोडियम और HPO4 के बीच? लेकिन बाकी जो बच गए उनमें कौन सा है? कोवैलेंट। उसमें कौन सा है? क्योंकि आयनिक होता तो सारे टूट जाते, बाकी जो बच गए उनमें क्या है आपस में? कोवैलेंट। समझ में आ गया? तो आयनिक बॉन्ड जान गया। अब आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है वो डिसाइड होगा बॉन्ड हैबर साइकिल से। बॉन्ड हैबर साइकिल क्या है? हाँ, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ये पूछ रहे हैं बेरिलियम और बोरान के हैलाइड क्यों नहीं करते आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। याद आया? आ गया? नहीं आया? हाँ, डाइमर नहीं, बैक बॉन्ड। पहले बैक बॉन्ड, बैक बॉन्ड नहीं हो पा रहा है तो डाइमर। तो बेरिलियम वाले, हाँ बोरान वाले तो बैक बॉन्ड, और बेरिलियम वाले डाइमर, पॉलीमर, कुछ भी चले जाए। हाँ जी, लेकिन पहले तो कंडीशन है आयनिक हो जाते तो टेंशन ही नहीं था ना। आयनिक क्यों नहीं हुए? कोई ये तो बताए आयनिक क्यों नहीं हुए? ना ईएन डिफरेंस काम कर रहा है। मैंने एक्सेप्ट लगा करके शब्द बोला है। ईएन डिफरेंस तो काम कर रहा था, ईएन डिफरेंस काम कर रहा था, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं काम कर रही। तभी तो बॉन्ड हैबर साइकिल पढ़ाने चल रहा हूं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देता। बॉन्ड हैबर साइकिल में क्या है? जैसे आप यही NaCl बना रहे हो, ये सॉलिड है, ये Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना है। तो गैसियस आयन से सॉलिड क्रिस्टल बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं क्या?
और ये लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के, चार्ज के मल्टीप्लीकेशन और रेडियस ऑफ केटन और रेडियस ऑफ एनायन के सम के इनवर्सली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो चार्ज डोमिनेंट होगा इस पे क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है और ये ऐड हो रहा है। यही कारण है Na2O का ज्यादा है NaCl से और इसका ज्यादा है MgO से, क्योंकि +2 और +1 और ये मॉड से बात करो तो ये कैसे हो गया, समझ गए? तो सबसे बड़ा ये, तब ये, तब ये नाश कर दिया था। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। गुड। तो लैटिस एनर्जी के बारे में बात हो गई, इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब बहुत इच्छा कर रही तो एक आध और कर लो। NaF, NaCl, NaBr, NaI, KI, RBI, बहुत हो गया। अब ये मैंने 1 में ही सबको ले रखा है, लेकिन पहले साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, फिर साइज ऑफ केटायन बढ़ रहा है, फिर साइज ऑफ केटायन बढ़ रहा है। समझ गए? तो लैटिस एनर्जी को सबसे पहले किससे देखेंगे? चार्ज से। सेकंड नंबर पर क्या डिसाइड करेगा? ठीक, लैटिस एनर्जी क्या है समझ में आ गया? गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से अगर 1 मोल आयनिक क्रिस्टल तैयार कर रहे हो तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या है? समझ गए? ठीक, ये बनेगा कैसे? आपको नेचर में सोडियम Na के फॉर्म में और क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में मिलता है। इसे हाफ कह दो, गैस फॉर्म में है। पूरे एलिमेंट अगर देखा जाए तो कितने हैं गैस फॉर्म में? 11, जिसमें से 6 तो इनर्ट गैस हो गए, अब 5 और बचे। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बस। और जो इनर्ट हो गए वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, टेंशन लेना नहीं, वो बॉर्न-हाइबर साइकिल में नहीं आने वाले। रिएक्शन कर भी रहे हैं जेना रेडॉन तो आयनिक नहीं बना रहे, तो बॉर्न-हाइबर साइकिल में टकराने वाले नहीं है। समझ में आ गया? 6 इनर्ट और उसके बाद 5 कौन से? ठीक, 5/6 लिक्विड लिखवाए थे। छठा नाम तभी लोगे जब आप मरकरी के नीचे वाले को खोज लिए हो। UUB, अन बाह्यम 112, हाँ अन 112, गुड। UUB। और नहीं तो 5 नाम कौन से हैं? 2 तो S ब्लॉक से हैं, सीजियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम ही एक ही अकेला लिक्विड रेडियो एक्टिव है जो बीटा रेज निकालता है। 2 S ब्लॉक से, 2 ही D ब्लॉक से, UUB और मरकरी, और 2 ही P ब्लॉक से, गैलियम और ब्रोमियम। यही 6 आपके लिक्विड है। तो बाकी सब क्या है? सॉलिड। अब कुछ लोग किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? जैसे जो गैस है वो ज्यादातर डायटॉमिक में है, और जो गैस नहीं है सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म में है तो सल्फर को तो एसिड कह दो, वैसे मिलना नहीं है, लेकिन जानते रहो किसमें मिलेगा आपको? एसिड। अब फास्फोरस की पूरी फैमिली P4 की तरह रहेगी, P4S4। समझ गए? जरूरत पड़ने पर। समझ में आ गया? तो जब हम NaCl बना रहे हैं तो इनको हमने गर्म किया, सॉलिड से गैस बनवाना है क्योंकि गैसियस आयन में जाना है, तो हमें कौन सी एनर्जी देनी पड़ी? तो Na गैस बन गया। अब फिर Na+ तक ले जाना है तो IE1 इस्तेमाल करोगे। क्यों? पहला इलेक्ट्रॉन निकाले हो। यहां BDE दिया, लेकिन स्टोइकियोमेट्री को ध्यान में रखो। हाँ, हाफ डेल्टा H के टर्म में करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, Cl। और पहला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रिलीज होती है सब जगह सिवाय S2P6 नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन डालोगे एनर्जी रिलीज होगी सब जगह सिवाय पूरा S2, पूरा P6 यानी दोनों फुल फील्ड, और हाफ फील्ड का सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव एंड मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट। इसलिए सम ऑफ EA1 और EA2 या डेल्टा H, EG1 और डेल्टा H
ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। समझ में आया? तो पड़ा। तो इस तरह से जो NaCl बना उसमें रिलीज एनर्जी को आप फॉर्मेशन कहते हो। क्या क्या मिला, क्या क्या चाहिए? सब्लिमेशन चाहिए, आयनाइजेशन चाहिए, दोनों ही सोडियम का। फिर हाफ डेल्टा HBDE चाहिए। फिर रिलीज एनर्जी, प्लस तो लगा के ही रखोगे ना, क्योंकि सम ऑफ एनर्जी कर रहे हो। और अच्छा, लैटिस एनर्जी बताते वक्त आप पूरे क्रिस्टल का नाम लेते हो, ध्यान रखना। और आपने कहा था बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ग्राफ नीचे गया था, जब बॉन्ड बना था तो ग्राफ यानी एनर्जी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसलिए पूरी की पूरी वैल्यू का सम किस में आना चाहिए? मीन्स ये जो लगने वाली एनर्जी है ये कम होनी चाहिए, और जो रिलीज होने वाली एनर्जी है ये ज्यादा होनी चाहिए। यही है कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। यही कारण है बेरिलियम और बोरान आयनिक नहीं बनाते, क्योंकि उनका ये ज्यादा होता है। पहुंच गई? हो गया कनेक्ट? उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। उसके बाद आगे मॉडर्न वाले में फजान बता देंगे, छोटा कैटायन है, छोटा कैटायन है तो अट्रैक्शन करवाता है क्लाउड का, डिफॉर्म करता है एनायन के क्लाउड को। प्रोसेस नोन एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अब बड़ा कैटायन है तो चार्ज डेंसिटी कम है, वो ज्यादा टेंशन में नहीं है। एक प्लस चार्ज बहुत बड़े एटम पर है, चार्ज डेंसिटी कम है। एक उतना ही प्लस चार्ज बहुत छोटे एटम पर है तो चार्ज डेंसिटी। अरे इसी में तो बेरिलियम पगला गया था। B+2 पोलराइजिंग पावर देखे थे कहां पहुंच गई थी? हाँ, यही कारण है कि सॉल्युबिलिटी वगैरह हम देखे थे, वो कहां भाग गया था हाइड्रेशन के समय? सबसे आगे। अनएक्सपेक्टेड वैल्यू उसी वजह से आ रही, 1/2 की वजह से, रेशियो जो उसका आ रहा है। समझ गए? तो ये तो हमने आपको बताया किसके बारे में? NaCl के बारे में। अब आप यही सेम चीज तैयार करके हमें दे दो, रफ यूज करके MgO का। रफ यूज करो, बंद करो। क्या? अरे 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1। अरे +1 है ना? 2 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। हाँ, अगर साइज लगभग एक ही माने, साइज लगभग हम क्या माने? एक ही माने, तो ये 4 है तो ये 2 है तो उसमें ये 1 टाइम्स। तब ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? गया खत्म। तो क्या लिखा है मैंने? ये साइन क्या बताता है?
हाँ जी, आपने कहा MgO बनाओ। नेचर में मैग्नीशियम सॉलिड और ऑक्सीजन हाफ फोटो लेना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ही मोल बनाना है, तो हाफ लेना है। ये गैस है, पहले आप इसको सब्लिमेशन दिए होगे, क्या बना? गैस। क्या दिया था? सब्लिमेशन। फिर पहला इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर गुड। यहां लैटिस एनर्जी रिलीज हुई, यहां IE1 है, देनी ही पड़ी है, यहां भी देनी पड़ी है, यहां BD। गैस टू गैस भेजना है तो BD ही चाहिए, गैस टू गैस के लिए BD ही होता है, ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते। जब ये तोड़े तो आया O माइनस, फिर O-2, यहां तो एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन ये गुड, एकदम गुड। अब यही EA निपटा दें थोड़ा सा। सारे हैलोजन में EA की बात करी जाए तो क्लोरीन के ठीक बाद क्या आता है? फ्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब EA की बात कर रहा हूं, जो गड़बड़ होने के चांस होते हैं। इनको कहते हैं हैलोजन। हैलोजन ऑलवेज आगे किसके? कैल्कोजन से। कैल्कोजन में ऑक्सीजन सबसे पीछे, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तब कुछ याद आया? मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बताया था, इसी से सॉल्व हो जाएंगे। याद आ गया? सेकंड पीरियड के बारे में थोड़ी सी EA बताया था, याद है? मैंने कहा था P6 और S2 को तो अलग ही कर लेना। P6 सबसे कम, अरे फुलफिल्ड है, इनर्ट गैस, यानी देनी पड़ेगी। S2 को भी देनी पड़ेगी, P3 को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन है सेकंड पीरियड में। ये तीनों एंडोथर्मिक हैं, तो पहले तो इनको निकाल के अलग कर लो। तो सबसे पहले P6 रखो, सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, फिर S2 रखो, फुलफिल्ड है, उसको भी देनी पड़ेगी, फिर नाइट्रोजन को भी देनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ करना नहीं है, जो बच गए उनको लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो, आंसर है। नहीं याद आया? याद आ गया? ठीक है, ये तो यहां से आप जाना सीखे। अब जरा लिक्विड से या सॉलिड से लौटो। तो अगर आप MgBr2 बनाते हो तो कैसे बनेगा? क्या कहा बनाने के लिए? MgBr2 कैसे बना होगा? Mg2 प्लस 2Br, बोलो। तो आपने क्या लिया था? Mg सॉलिड, Br2 सॉलिड से गर्म करोगे, गैस बनाना है, सब्लिमेशन दिया। लिक्विड से वेपोराइजेशन, ध्यान रखना। क्या बना? Br2 गैस। अब आप BD दे दो पूरा, एक है 2Br, एक Br से एक Br माइनस, दूसरे Br से भी दूसरा Br माइनस, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा HEG। एनी डाउट? Mg प्लस 1 IE1, Mg प्लस 2 IE2। एनी डाउट? खत्म। आयनिक बॉन्ड एक बॉन्ड है, एक अट्रैक्शन है, ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हुआ, हेंस डज नॉट टेक पार्ट इन ज्योमेट्री, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, इसलिए क्या बोलेंगे उसे? सारे आयनिक बॉन्ड में पानी में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी होती है, लेकिन कंडीशन अप्लाई कब? जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, लैटिस एनर्जी, यानी इस एनर्जी को आप ब्रेक करोगे तब आपको गैसीय साइन मिलेंगे, और इस गैसीय साइन का हाइड्रेशन होगा, और इस हाइड्रेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर वो रिलीज एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा बन रही है तब तो डिसॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज डिसॉल्व। तो जो लाइन पहले लिखा था मैंने सॉल्बिलिटी का, इधर वालों का ज्यादा था और इधर वालों का कम था। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल लिखवाया था ना, समझ गए? क्लियर हो गया अब? तो आपको कंपाउंड तक अब मालूम है, पूरा दिमाग बैठ गया। आयनिक कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। आइसो शब्द कहीं भी लग जाए समझ जाओ सेम, अब मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, देखने में एक जैसे नजर आए।
लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल बिहेवियर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। समझ में आया? तो उसके लिए क्या करोगे, कुछ करना नहीं है। ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, हरा कशीस, नीला थोथा, मैंने जो पढ़ा है सही है। चाहे जो बोले। सुहागा बोरेक्स है। नहीं, सुहागा नहीं चलेगा। तो ग्रीन विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, ये जितनी भी चीजें हैं सब में वाटर एग्जैक्ट सेम अमाउंट में है। कोई एक आयन बज गया, कोई एक आयन सेम है, कोई एक आयन सेम है। देखो सब में सेम है कोई एक आयन, चाहे केट आयन चाहे एन आयन है, और दूसरे आयन की वैलेंसी सेम है। तो इससे हम बहुत कुछ जान जाते हैं। जैसे कह देते हैं ए कंपाउंड ये आइसोमर विद ग्रीन विट्रॉल, तो हमें बहुत कुछ तो बता दिया। ऑटोमेटिक वाटर के बारे में बता दिया ग्रीन विट्रॉल वाले से, और सल्फेट या आयन के बारे में बता दिया। मान लो वो अगर नहीं भी है केटायन का, तो इतना तो बता दिया कि कितने वाटर हैं। विट्रॉल शब्द लेते ही उसने बता दिया कि कितने वाटर उसके साथ हैं। जब इतना बता दिया तो अगर उसके वेट बता दें कि इसका इतना वेट और इसका इतना वेट सेम अमाउंट एसिड से रिएक्शन करते हैं या बेस से रिएक्शन करते हैं, तो उसका वेट अगर 2 ग्राम है, दूसरे का 4 या 5 ग्राम है, तो इसका मतलब 2 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स उसके 4 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होंगे। तो मोलर मास ऑफ सेकंड कंपाउंड आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा कि नहीं। और वहां से अगर वो आ गया तो उस कंपाउंड का वेट आपको मालूम चल चुका है, वाटर के वेट और ऐड कर दो, टोटल वेट आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट मतलब आ गया, और वाटर का वेट निकालते ही उस कंपाउंड का वेट आ जाएगा एनहाइड्रस फॉर्म का। समझ में आया? ये लिंक करके क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में बनता है आइसोमॉर्फ शब्द से। फिर आपका क्या आता है, प्रॉपर्टीज, यही तो मेन है। अच्छा, सॉल्वेबिलिटी में आपको बता ही देगा कि हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तभी सॉल्वेबल है, और कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती है। वाटर का 81, मिथेनॉल का 35, तो इसलिए सारी चीजें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी सॉल्वेबिलिटी की। तो वाटर में ज्यादा डिजॉल्व होगा देन मिथेनॉल। बाकी जान ही रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। किसमें? सही हो? जब हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। किससे बनेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कौन करेगा? जिसको एक की कमी है, और जिसको 2 की कमी है वो 1 की क्यों करेगा? लेकिन एक एटम से 1 की करके दूसरे एटम से 1 की कर सकता है, लेकिन करेगा वो कितनी? H2O। O ने 2 से की, H ने 1 से की। नहीं समझ में आया? O ने तो 2 से की, लेकिन H ने, समझ गए ना? अरे बॉडमो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, जरूरत कितने की? गुड। ये यहां भेज दिए H के लिए, और ये यहां भेज दिए H के लिए, हाँ या ना? बचा हुआ ये क्या हो गया? हाँ, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट इन नोन एज गुड अवेलेबल फॉर डोनेशन। कोऑर्डिनेट में बात करेंगे, समझ गए? ठीक, तो ये हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो गया? तो इसकी कोवैलेंसी तो 2 है, लेकिन इसकी कोवैलेंसी, तो किसी की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी जा सकती है? जितना
क्या बात है, क्या बता दिया इन्होंने। वो तो उसके बाद गिन के हम भी बता देंगे इतनी है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन या टोटल एटॉमिक नंबर 10 से कम है या 10 के बराबर है तो सेकंड पीरियड है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। तो कार्बन की मैक्सिमम 4 जा सकती है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम 4 जा सकती है कितनी? प्लस स्टेज में 4 जाएगी। ऑक्सीजन की और प्लस स्टेज में 3। ऑक्सीजन पर डबल प्लस कभी नहीं देखा होगा, समझ गए। फ्लोरीन की सिर्फ 1, वो जब भी जुड़ा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिया है, उसने दिया कभी नहीं। कब दिया है तुम बताओ? नहीं नहीं, बता दो उसने कब दिया। कभी नहीं दिया। कोवैलेंट बॉन्ड अगर हुआ तो पोलराइजेशन होगा, चार्ज एफ पर ही आएगा। बैक बॉन्डिंग अलग केस होती है, अगर तुम्हारे दिमाग में वो बैक बॉन्डिंग का जाए तो। बैक बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होने देता, अपनी बाउंड्री पे ला के रख देता है। तुम्हारा मन कहे तो यूज करो, ना मन कहे तो मेरा है, छूना नहीं बाउंड्री पर। इसलिए बैक बॉन्डिंग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो भी बनता है उससे ऑक्सीडेशन स्टेट पर अगर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाते हैं तो 0-0 लिखते हैं दोनों के लिए, लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लेते हैं तो +2 और -2 लिखते हैं। HNO3 वहां ऑक्सीजन खींचेगा। बाउंड्री पर लाओ तो एक बार बगल में तो गुजरो, खींच तो हम लेंगे, क्योंकि आप 3 हो, हम 3.5। अब फ्लोरीन, उसके आगे कौन? वहीं तो लिमिट है। अब बताओ, दिया कि लिया? सिर्फ लिया। हाँ, ये पहुंच गई महारानी कोऑर्डिनेट पे। मैं पढ़ा रहा हूं कोवैलेंट, मैंने कोवैलेंट कहा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा? ठीक है, धन्यवाद। चलो छोड़ो। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर है? ये देखो एक नई बीमारी आई, कोऑर्डिनेट को तो सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेट किसके बीच बना है। उस कोऑर्डिनेट में एक सिग्मा पाई भी हो सकता है, एक सिग्मा एक पाई, और उस कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक सिग्मा भी हो सकता है। अगर वो ऐसे एटम के बीच बना है कि दोनों सेकंड पीरियड के नीचे के हैं, एटॉमिक नंबर 10 के नीचे के, तो सिर्फ एक सिग्मा, सिर्फ एक। और अगर थर्ड पीरियड का है तो कोऑर्डिनेट। तो पहले कोवैलेंट से कोऑर्डिनेट में आए तो आप तुरंत ये रिपीट कराना, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर वो बात आ रही है। तो वाटर का क्लियर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड, 3 की शेयरिंग हुई तो, और 4 की शेयरिंग हुई तो more than 3 covalent bond cannot exist in between any 2 atom। हमेशा के लिए सही है, लेकिन ऑलवेज या मस्ट भी लिख दिया जाए तो गलत है। क्यों? क्योंकि डेल्टा बॉन्ड बन जाता है 2 RE के बीच में जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक सिग्मा, 2 पाई, फिर एक, बशर्ते यहां मेटल होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड मेटल और मेटल के बीच में ही जाके बनेगा, DD ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक, ऑलवेज मस्ट बी शब्द को खत्म करने के लिए है, लेकिन जनरल शब्द आ गया, ऑलवेज अब मस्ट बी नहीं लिखा है तो वो सही है।
क्लियर? आया? समझ में आ गया? ये तो रहा कोवैलेंट। अब आते हैं कोऑर्डिनेट बांड। कोवैलेंट बांड बन जाने के बाद अगर ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बचा है, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन अगर बचा है और दूसरा कोई भिखमंगा आ गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आ गया, तो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पूरे सिस्टम को स्टेबल करने के लिए। समझ में आया? तो ठीक है, भेज दो। जैसे ही H प्लस इनको दोगे, H H कोऑर्डिनेट बॉन्ड H प्लस, तो NH3 को दोगे NH4 प्लस, आया? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या है? समझ में आ गया? ठीक। तो कोऑर्डिनेट बांड बन गया। अभी इन्होंने पूछा कि वो कोऑर्डिनेट बांड कब सिग्मा बनेगा और कब पाई। थोड़ी देर के लिए आप सल्फेट आयन के बारे में सोचें, ऑक्टेट रूल को फॉलो कराते हुए। तो सल्फर के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा है, नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होता है। उन्होंने ले लिया, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 के बजाय 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितना बनाया? 1 और 1। दोनों मत दे देना, नहीं तो वो उसका पार्ट ही नहीं रह जाएगा, उसका ऑक्टेट पूरा, तो उनके साथ रह के क्या करेगा? निकल लेगा। अरे ओ माइनस, ओ माइनस। अब अभी भी इनके पास 2 लोन पेयर बचे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। मैंने कहा ऑक्टेट को ध्यान में रखते हुए कराओ। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? अब ये कोऑर्डिनेट इक्वल टू 2 कोवैलेंट। क्यों? क्योंकि यहां D है। तो जब इसका रियल स्ट्रक्चर बात करोगे तो ये सही स्ट्रक्चर नहीं है, सिवाय एलन में और कहीं नहीं मिलता। आज भी मिलता है वो वहां। हाँ मिलता है, बॉन्डिंग में देखना, रेडॉक्स में देखना, ये पाए जाते हैं। तो ये है रियल। इससे आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, इससे आप इक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करोगे, इसे एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन करोगे, इसे सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। इसका मतलब वहां अगर एक वैकेंट डी वाला केस है तो डबल बॉन्ड होगा। नाइट्रेट, मैंने कहा ऑक्टेट पूरा करो, ऑक्सीजन को एक माइनस चार्ज दे दो। नाइट्रोजन अभी डबल बॉन्ड बना सकता है क्योंकि ऑक्टेट इसका पूरा नहीं था, एक लोन पेयर दे करके इसने कोऑर्डिनेट बनाया। दोनों किसके हैं? एटॉमिक नंबर 10 के नीचे के हैं, हाँ या ना? तो यहां O माइनस, इस पर प्लस, इस पे माइनस। ठीक, क्योंकि ये 4 से ज्यादा बढ़ नहीं सकते थे। समझ में आ गया? कहां एक सिग्मा और एक पाई और कहां सिर्फ एक सिग्मा। ये आप इससे रिजोनेंस नहीं करा पाओगे और इससे हो जाएगा इक्विवेलेंट आरएस। समझ में आ गया? नाइट्रोजन पर हमेशा हमेशा के लिए प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर -2/3 इलेक्ट्रॉन। एनी डाउट? ओके, नोट करो।
अजय कहां तक हुआ? तो ये मालूम चल गया कौन सा कोऑर्डिनेट सिंगल के साथ और कौन सा डबल में कन्वर्ट होगा। ये तो बात हुई बॉन्ड के बारे में। अब थोड़ा सा इनके बीच कंपैरिजन कर लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ा सा पोलर नेचर होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोवेलेंट और उनके बीच में होता है ना। ये ओवरलैपिंग से बनेंगे, ओवरलैपिंग से बनेंगे तो डायरेक्शनल बॉन्ड होंगे, टेक पार्ट इन ज्योमेट्री एंड आइसोमेरिज्म। समझ गए? ठीक है ना। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको बता ही दिया, कोऑर्डिनेट का ज्यादा होगा कोवेलेंट से, लेकिन आयनिक से कम होगा क्योंकि वहां ज्यादा पोलरिटी है। और क्या बात हुई उसमें, जो सॉल्युबिलिटी है तो जो कोऑर्डिनेट है वो तो नॉन पोलर में, अब कोवेलेंट फिर से दो पार्ट में हो जाते हैं, पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट। तो पोलर कोवेलेंट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। समझ में आ गया? बस इतना काफी है। अब सीधे हम चलते हैं, यानी अभी तक तो जो बताया गया उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहां से पार्ट आता है। आजकल इसके 20 से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इक्वेशन पूरा बना लोगे तब तो चीजें समझ पाओगे। कह देते हैं कि कौन सी चीज निकाली जा सकती है, कौन सी नहीं। तो अगर उस इक्वेशन में आ रही है तो निकाली जा सकती है, नहीं आ रही है तो नहीं निकाली जा सकती। बॉन्ड हाइबर साइकिल। दूसरी चीज वो आइसोमार्फ वाला थोड़ा बहुत एक आध बार पूछा गया है। डायरेक्शनल और डायरेक्शनल बॉन्ड कौन सा है वो पूछा गया है। और ये कहां गए, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाता था, अब नहीं। अब उसको किस फॉर्म में पूछ रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? हाँ, लैटिस एनर्जी ना पूछ करके किधर चले जाते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तो रहा। अब हाइब्रिडाइजेशन। अब पढ़ाई चालू हुई बॉन्डिंग की। अभी तक तो कहानी चल रही थी, जो आप पहले से जानते थे वही बात डिस्कस हो रही थी। समझ में आया? तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या? मिक्सिंग ऑफ नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ नियरली, बोला गया है नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल, यानी जिस सेल में हो उसी सेल का एस, उसी सेल का पी, लेकिन डी कभी नीचे का तो कभी उसी सेल का, कभी ऊपर का नहीं। नहीं समझ में आया? डी कहां का ले सकते हो? नीचे वाला भी। क्यों? क्योंकि 3D 4S कंपेयर तो करो, एनर्जी लेवल पता चल जाएगा किसका ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन भरते वक्त पहले किसमें डालते हो? ले सनक गई। इलेक्ट्रॉन भरते ही सबसे पहले किसमें जाता है? 4S। तब किसमें जाता है? तो ऑटोमेटिक पता चल गया एस और पी के बीच में डी है, तो नियरली सेम एनर्जी में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में जो डी इन्वॉल्व होता है वो n-1d का होता है या nd का होता है। अगर n-1d का होता है तो उसका d पहले लिखा जाता है, अगर nd का होता है तो जो सीक्वेंस है वैसे लिखा जाता है। 3d2 और dsp2 में कंफर्म है डी कहां से लिया गया? अंदर वाले सेल से, पेनल्टीमेट सेल से। समझ गए? तो जब हाइब्रिडाइजेशन चलेगा तो आपको यह देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में है क्या? मिक्सिंग ऑफ नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल एंड प्रोडक्शन ऑफ इक्विवेलेंट सेम एनर्जी ऑर्बिटल। और सेम एनर्जी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब ही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जहां मैक्सिमम हो, जहां मैक्सिमम हो, मोर देन 90%, 90% के आसपास। और जहां ना हो वो नोड, और पूरे प्लेन में ना हो तो नोडल प्लेन, पूरे प्लेन में ना हो तो, और पूरे रेडियस में ना हो तो, सर्कल में ना हो तो
रेडियल नोड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी बातें होंगी। तो अभी तो आप ये बात कर रहे हो मिक्सिंग ऑफ नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल, तो जितना आप मिक्स करोगे उतने आप तैयार करोगे। ध्यान ये रखना, एक एस एक पी को मिक्स करोगे तो 2 तैयार करोगे, और दोनों ही ऑर्बिटल है, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो दोनों में रिपल्सन होगा। तो उनको इस हिसाब से आपको सेट करना है कि रिपल्सन कम से कम हो, इसलिए 180। दोनों का नाम sp, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 3 है तो 3 है तो, और तीनों कहां रहेंगे? 3 बनेंगे। 1 s 2 p यूज किए। कौन सा p यूज किया? हमें खुद नहीं पता कौन सा यूज किए। क्यों? एस पर एस नहीं डिसाइड करता कैसे आओ, जो मन कहे आओ, क्योंकि एस का स्फेयर है, स्फेयर है। बिटवीन द एक्सिस उतनी ही डेंसिटी है जितनी डेंसिटी एक्सिस पर है। तो एस के साथ चाहे पी एक्स आए, चाहे पी वाई आए, चाहे पी जेड आए, कोई टेंशन नहीं, चाहे जिस एक्सिस से आए, चाहे बिटवीन द एक्सिस से आए। समझ गए? लेकिन जो पहला आता है वो डिसाइड करने लगता है कि अगर हम एक्सिस से आ गए तो आप भी एक्सिस से आओ। वो डिसाइड करने लगता है कि फिर अब आप एक्सिस से ही आओ। यही कारण है कि sp2 के बाद sp3 अभी भी एक्सिस पर है, लेकिन जैसे ही हम sp3d में गए तो d एक्सिस का चाहिए। d और d एक्सिस का वही है जो स्क्वायर में है, या तो d z स्क्वायर चाहिए या। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो sp3d में dz स्क्वायर, sp3d2 में dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन जब sp3d3 करते हैं तो आपकी मजबूरी है, 2d तो पहले ही यूज हो चुके हैं एक्सिस के। अब उन तीनों में से कौन सा उठाओ जिसमें एक्स वाई कंपोनेंट ज्यादा हो, तो इसलिए dxy लेके आते हैं। कौन सा लेके आते हैं? dxy। तो sp3d3 में यह है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं डी ब्लॉक के जो 4 सिग्मा बॉन्ड बना करके sp3 जैसा स्ट्रक्चर दे देते हैं, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। क्रोमियम मैग्नीज, क्रोमियम और मैग्नीज एकदम लास्ट में होगा, एंड में क्रोमियम और मैग्नीज। अरे अभी ऐसे बात हो रही है, बाकी बताऊंगा। क्रोमियम और मैग्नीज जब ये ऐसी बात करते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो इसका मतलब उनका साइज बहुत छोटा हो चुका है मेटल का। जब बहुत छोटा हो चुका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर वाली तो खत्म है, अब वो छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। जो बच्चे हैं वो नजदीक आ गए हैं। कौन नजदीक आ गया? एस। किसके नजदीक आ गया? डी के। तो दूरी किससे हो गई? पी से। एस की नजदीकी किससे बढ़ गई? डी से। और दूरी किससे हो गई? तो अब मिक्सिंग नियरली सेम एनर्जी कौन रह गया? वो नहीं रह गए, अब रह गया डी। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन D3s। एस कैसा है? एक्सिस पर भी है, एक्सिस पर भी नहीं है। तो अब डी हमें एक जैसा चाहिए, तो कौन सा डी चाहिए? जो 3 डी एक जैसे हो। इसलिए dxy, dyz, dz है। कोऑर्डिनेशन में इसी को कहा जाता है T2G। कौन सा सेट लिया जाता है? T2G सेट लिया जाता है। समझ गए? थोड़ा बड़े हो गए हो ना, इधर उधर की भी बातें चल सकती है ना थोड़ी। तो T2G के साथ S का हाइब्रिडाइजेशन होता है। कहां होगा? मेटल +5 ऑनवर्ड्स में। मेटल, समझ में आया? कोई डाउट? अब इतना जानने के बाद कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूं, वो कैसे बनेंगे और उनके सेंट्रल एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन है वो आप बताइए, तब मैं आपको ले चलूं। H2SO4 में सल्फर, H3PO4 में फास्फोरस, H3PO3 में फास्फोरस, CrO4 माइनस माइनस, SO3, नाइट्रेट आयन। पहले इन छोटे से गुजरो तो फिर आपको थोड़ा सा और आगे बताता हूं। करो।
बनाना हो, कभी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है, सबसे अच्छा तरीका है कि वो स्टेबल बनाओ। और स्टेबल होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो। मॉलिक्यूल क्या हो? सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल। और सेंट्रल एटम क्या होता है? सेंट्रल एटम हमेशा बड़े साइज का, साइज बड़ा हो, नंबर कम हो, ईएन कम हो। हाइड्रोजन तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। हाँ, तो सेंट्रल एटम कौन निकला यहां? सल्फर। ऑक्सीजन 4 सेट कर दो, कर दिए। हाइड्रोजन हो गया सिमेट्री में, एक बॉन्ड बनाएगा, इसलिए अब ये सिर्फ एक बना सकता है। सल्फर के आउटर मोस्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड ये बना सकते हैं। समझ में आ गया? अब इसके पास, इस सल्फर के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? बॉन्ड पेयर होते हैं सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4। और लोन पेयर कितने हैं? इन दोनों का सम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बराबर होगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस ऑक्सीजन पर भी 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं, तो ये भी वैल्यू 4 आ रही है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन टर्मिनल एटम का हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि बॉन्ड पेयर कम से कम कितने चाहिए? 2। कितने चाहिए? समझ गए? समझ गए? ठीक है। उसी तरह इसका आया होगा, क्योंकि फास्फोरस के साथ है तो कंफर्म समझ लो एक पी डबल बॉन्ड हो तो होना ही होना है। हाईली स्टेबल होता है, पी डबल बॉन्ड हो की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और उसके बाद जो बचे हैं वो आपको एन फैक्टर के बारे में बता देगी कि OH नो एक्सप्लेनेशन sp3। यहां कोई भी रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं है। रिड्यूसिंग हाइड्रोजन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन से ना लिंक हो, डायरेक्ट लिंक हो। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक में है ना, समझ रहे हो, ये वाला नहीं। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? ले, चलो जो भी है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है। क्यों? चलो ठीक, सोचना फिर बताना। क्या हो जाए? वो लाइट वेट का हो जाए? कौन बोला? CrO4 माइनस, Cr आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे? D में 5, S में 1, D में 5, S में 1, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 ऑक्सीजन पहले सेट कर दो। कर दिया? अरे हाँ या ना? माइनस चार्ज कहीं दो को दे दो, अच्छे ये। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन, एनी डाउट? डी यूज DXY DYZ DZX। समझ में आ गया? तो अब आप हाइब्रिडाइजेशन के जितने भी केस आपको कराए गए हैं नोट्स में, सारे कर डालना। स्पेशल केस के रूप में कौन आएगा? ऐसे कितने कंपाउंड हैं ये, या कितने कोवैलेंट कंपाउंड हैं जो सॉलिड फॉर्म में आयन में टूट जाते हैं? PCl5। मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है कि क्लोरीन अगर 6 है तो लग सकता है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है, थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हो, लेकिन ब्रोमीन 6 कभी नहीं लगता, आयोडीन 6 कभी नहीं लगता, क्लोरीन 7 लग सकता है, वो भी IF7 में, लेकिन क्लोरीन 6 के बाद नहीं लग सकता। तो जब PCl5 को ब्रेक करते हैं, खोल दो, PCl5 को जब ब्रेक करते हैं तो एक कैटायन बनेगा और एक एनायन, क्योंकि आपने कहा सम कंपाउंड या फ्यू कंपाउंड एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म इन सॉलिड स्टेट। तो आयनिक फॉर्म का मतलब है एक कैटायन हो और एक,
हाँ, तो हो गया काम आपका। PCl4 प्लस PCl6 माइनस। अगर नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग पे जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल पर आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो सराउंडिंग पे होते हैं, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ होंगे? तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? फास्फोरस पर। फास्फोरस का अगर इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो बचा 4, चारों Cl से बॉन्ड बनाया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा जो Cl माइनस निकला वो Cl माइनस PCl5 के पास गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो PCl6 माइनस कैसे बनेगा? PCl5 जब टूटा, PCl4 प्लस PCl6 माइनस, इलेक्ट्रॉन इसका गया है, 4 से बना। समझ में आया? और ये 5 बॉन्ड तो बना के रखा था और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो ये आपका हो गया 6 + 0 sp3d2। अगर हम ये PBr5 के लिए करेंगे तो PBr6 नहीं बन सकता, इसलिए से PBr4 प्लस तो उसी तरह बनेगा और Br माइनस बन जाएगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। XeF6 के लिए करेंगे तो फ्लोरीन मतलब जेनान भी आपको बताएं 6 तक ही बैलेंसी बनाता है। अगर हम इसका +5 और -7 कर दें तो 7 का तो बॉन्ड ही नहीं बनाता, 7 बॉन्ड का तो बनता ही नहीं, मुश्किल से मिलता है, वो आपको बताएंगे। और वहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं रह जाता, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होता है। लिखा है तक नहीं लिखा है? लिखा है तो इतना तेज क्या बोल रही है? हाँ ले रहा भैया, वो सिर्फ जेनान वाले में नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ जेनान, क्योंकि उसका लोन पेयर पता नहीं रहता। और जब फिक्स रहेगा कि यहीं पे है तो पता चल जाता है हाइब्रिडाइज हो चुका है, अब लोन पेयर उसी जगह पे पहुंच चुका है। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, पहले dz², पहले नंबर पर dz², सेकंड नंबर पर dx² - y²। तो पहले जब वो sp3d था तो dz² था, तो जब वो PCl5 के फॉर्म में था तब बॉन्ड लेंथ बड़ी थी, और जब वो PCl6 हो गया तो सारे इक्वल साइज के हो गए। समझ में? क्या बता रहा था? PBr5 हो गया, XeF6 में XeF5 प्लस और F माइनस, तो XeF5 प्लस में जेनान के आउटर मोस्ट में 10 धन्यवाद। कहे हाँ में मिला दिए। फिर जेनान के आउटर मोस्ट में 8 में मैंने कहा XeF6 टूटा तो XeF5 प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला। किसका निकला? बीच वाले का, जेनान का, सेंट्रल का, लेस ईएन वाले का निकल गया। तो अब बचे कितने? 7 में से 5 ने बॉन्ड बना रखा और एक लोन पेयर बचा है, तो 5 + 1 हाइब्रिडाइजेशन 6 का चाहिए, तो एक S चाहिए, 3 P चाहिए, 4 हो गए, और D के 2 चाहिए। समझ में आ गया? हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? समझ में आया? 5 + 1 sp3d2। उसके बाद XeF N2O5, कुछ भी नहीं करना, तोड़ देना है। पॉजिटिव वाले को कम ऑक्सीजन दे देना, नेगेटिव वाले को ज्यादा कर देना, तो NO2 प्लस NO3 माइनस। क्या चाहते हो तुम I3 माइनस में? तुम्हारे दिमाग में यहां कैसे घुस रहा है? कंट्रोल करो, इसको खत्म करने दो पोलराइजेशन वाले को। हाँ, तो ये क्लियर हो गया? NO2 प्लस और NO3 माइनस, तो NO2 प्लस पे sp हो गया क्योंकि n से इलेक्ट्रॉन चला गया, दो तो डबल बॉन्ड बना लिया, NO3 माइनस में आपका sp2 हो गया। एनी डाउट? उसके बाद Cl2O6 है, जिसपे कैटायन है, जिसपे जो कैटायन है उसको ऑक्सीजन कम देना है। पहले तो ClO3 2 पार्ट कर दिए, लेकिन कैटायन वाले को एक ऑक्सीजन कम करना है तो ClO2 प्लस हो गया। अब वो ऑक्सीजन उठा के माइनस वाले को दे देना है तो ClO3 माइनस हो गया, ClO4 माइनस, तो ClO4 माइनस का sp3 हो गया, और उसका ClO2 प्लस का, अरे ClO2 प्लस में क्लोरीन पे 6 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 6 में से 2 बॉन्ड बन गए ऑक्सीजन के साथ, एक लोन पेयर बच गया, sp2। नहीं समझ में आया? और ClO4 माइनस में क्या बताया? क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, जो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आया वो तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे। और सब में सिग्मा कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन एटम, 4 सिग्मा होंगे, क्योंकि जितने आइटम अटैच होते हैं उतने ही सिग्मा होते हैं, किसी में 2 सिग्मा नहीं हो सकते, किसी 2 एटम के बीच में 2 सिग्मा
नहीं हो सकते, पाई हो सकते हैं, सिग्मा सिर्फ, तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम से ही डायरेक्ट सिग्मा निकाल सकते हो। पल्ले पड़ा। तो ये तो था आपका कौन सा केस, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सॉलिड स्टेट में जो डिफरेंट हो जाते हैं, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में था। अब इन्होंने पूछा I3 माइनस में क्या होता है। I3 माइनस में कुछ नहीं होता, I2 के साथ I माइनस जुड़ जाता है और I3 माइनस बन जाता है। तो अभी जब तक ये था, ये बॉन्ड बना था, तो इसके पास 3 लोन पेयर थे, इसलिए ये स्ट्रक्चर तो लिनियर होता है, शेप लिनियर होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती, शेप या स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। लोन पेयर से उसके शेप पर क्या फर्क पड़ता है, लोन पेयर के आ जाने से, तो लोन पेयर बेस पर कहता है कि सबसे ज्यादा रिपल्स, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये दिमाग में रखो कि जितना एस करेक्टर रहेगा उतना ज्यादा रिपेल करेगा, पहले कंडीशन। दूसरा, आप ये कह सकते हो कि जो फ्री है, बॉन्डेड नहीं है, जिनकी लिमिट नहीं है, बॉन्डेड में तो लिमिट हो गई ना इसके ऊपर जा सकते हो नीचे, क्योंकि एटम को भी आना जाना पड़ेगा साथ में। अरे क्लाउड, जिस क्लाउड के साथ जुड़े, तो वो ज्यादा रिपेल नहीं कर सकते, वो उनके बीच में भी बंधे हुए हैं, उनके न्यूक्लियस और इनके न्यूक्लियस। लेकिन जो लोन पेयर है वो सिर्फ इनके साथ है, तो ज्यादा फ्री है, वो ज्यादा फ्री है तो ज्यादा रिपेल सकता है, एक ही जगह क्लाउड है। तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर और फिर बॉन्ड पेयर। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? क्लाउड की डेंसिटी बढ़ा दोगे तो उनके बीच में तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो बात क्या हो रही थी, हाइब्रिडाइजेशन में इनकी जान गए, D3S से कहां होगा ये जान गए। तो आप जितने कंपाउंड दिए गए हैं उनके शेप बनाना, तरीका क्या होगा आपको बता दिया गया। सेंट्रल एटम पर ही अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो सेंटर से गुजारोगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबल करोगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट जिन पर +5 ऑनवर्ड्स हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वहां D3S हो जाए। समझ में आया? बेंजीन के जितने भी कार्बन है सब sp2 हाइब्रिडाइज है, उसी तरह बेंजाइन के भी जितने कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है, उसमें एक पाई बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं होता। जो ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं होता वो sp2 और sp2 के बीच ही बना रहता है। अगर वो डीलोकलाइज हो जाने लगेगा तो स्ट्रक्चर एलीन का बन जाएगा, और एलीन स्ट्रक्चर हो जाएगा तो एरोमेटिसिटी फिनिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो किसकी बात हो रही है? बेंजाइन की। तो आप ट्रिपल बॉन्ड में जो ओपन चेन में आप sp मानते हो, अगर एरोमेटिसिटी है तो वो क्या है? sp2 है। और उसका एक पाई बॉन्ड जो डीलोकलाइज है वो पता नहीं है, अंदर बाहर से मतलब नहीं है अपने को, जो डीलोकलाइज नहीं होगा, जो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो बॉन्ड sp2 और sp2 ने बना रखा है। वो किसने बना रखा है? तभी वो फिक्स है, वो लोकलाइज्ड है। और जो प्योर pp के बीच में बना है वो डीलोकलाइज है, एरोमेटिक नेचर के लिए। समझ में? इसलिए बेंजाइन रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वो पाई बॉन्ड अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए, वो पाई बॉन्ड। समझ में आ गया? कौन से फ्री रेडिकल काउंट किए जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के समय? जब कार्बन से जुड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तब इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है और ये क्लाउड काउंट किया जाता है, और कब काउंट नहीं किया जाता? जब लेस इलेक्ट्रॉन है। CH3 में नहीं होगा, CF3 और CCl3 में होगा। समझ गए? तो आज रिवीजन कहां से कहां तक करके लाओगे? सब कुछ तैयार करके अगली क्लास में कहां तक बैठोगे करके? शुरू से शुरू करोगे और हाइब्रिडाइजेशन तक फिनिश करके। अगली क्लास में आपको डायपोल मोमेंट, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना बताया गया वो ठीक है, जो आपको कह रहा हूं वही मैं कल पूछूंगा सब, ठीक है? कल डायपोल मोमेंट हो जाएगा, BBT तो कितना है ये, सिग्मा पाई बॉन्ड, कौन किस टाइप का पाई बॉन्ड, किस टाइप का, है ना, और MOT। पूरी उम्मीद है कि तीनों निपटा दी जाएगी। और परसों बराबर कर देंगे। जिसकी इच्छा कहे आए, ना इच्छा कहे ना आए, कंपलसरी नहीं है, जा सकते हो।